गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में काम आए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अब पहला वर्ड जानते हैं। पहला वर्ड है, इसके प्रोनाउंसिएशन का आपको ध्यान रखना है। आई डिटिक, तो आई डिटिक बोलते हैं। आईडिटिक, आईडिटिक का मतलब सिंगल डी आएगा। आईडिटिक, आईडिटिक का मतलब होता है एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। EIDETIC, आईडिटिक। तो आईडिटिक का मतलब हो गया कि जो एक्सट्रीमली विविड विविड विभिन्न 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 तरह की डिटेल मेंटल इमेजिनरी या फोटोग्राफिक मेमोरी, मतलब जो आपने सोचा हो उसका ही रियलिटी आ जाए, तो वो चीज है। इसे फोटोग्राफिक, इसका सिनोनिम होगा विविड, होगा रिटेंटिव। एंटोनिम्स क्या होंगे? इनडिस्टिंक्ट, वेग, मतलब इनडिस्टिंक्ट जिसमें फर्क ना पता चले, वेग हो। और एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? सी हैड एन eidetic memory allowing her to recall every details of the map after seeing it only once। तो आइडेटिक मतलब हुआ एग्जैक्ट, जो आपकी मान लो थॉट प्रोसेस में है, एग्जैक्ट वैसे की वैसे पेंट कर दे। आइडेटिक, सिमिलर, हूबहू जो हो गया। फोटोग्राफिक, विविड या रिटेंटिव, रिटेन जो आपके अंदर रहता है ना, बोलते हैं रिटेन कर सकता है, रिटेंटिव जो याद रह जाए, यादगार रह जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कैसे याद रखेंगे इसको नॉर्मल वर्नेकुलर लैंग्वेज में भी? भाई उसकी तो आइडेटिक मेमोरी है, वो एग्जैक्टली पेंट कर देता है बुक को, वैसे के वैसे पढ़ा है जो उसने उसने उसको पेंट कर देता है, उसकी आइडेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट वर्ड हो गया ओबम्ब्रेट। ओबम, OBUM, ओबम्ब्रेट। ओबम्ब्रेट एज ए वर्ब की तरह यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है टू डार्कन, शेडो और ऑब्सक्योर, जो डार्कन करना, शेडो करना। सिनोनिम शेडो, एक्लिप्स, ऑब्सक्योर, डार्कन। एंटोनिम इल्यूमिनेट, ब्राइटन, क्लैरिफाई। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं इसको? ओबम्ब्रेट को, ओबम्ब्रेट, तो इसका मतलब हो गया द लार्ज ट्री ब्रांचेस बिगेन टू ओबम्ब्रेट द विंडोज मेकिंग द रूम क्वाइट डार्क। तो ओबम्ब्रेट मतलब अपने पीछे छिपा लिया, डार्क बना दिया, ओबम्ब्रेट। तो जैसे ही बोला, कैसे याद रख सकते हैं वर्नेकुलर लैंग्वेज में? कैसे याद रख सकते हैं कि भाई इस पेड़ ने ना मेरे विंडोज को ओबम्ब्रेट कर दिया, ओबम्ब्रेट कर दिया, डार्क कर दिया, मेरे रूम को ओबम्ब्रेट कर दिया, इसने पीछे शेडो वगैरह में छिपा दिया। नेक्स्ट वर्ड है रीइनविगोरेट। रीइनविगोरेट काफी कॉमन वर्ड है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में भी। विगोरेट, विगोरेट। रीइनविगोरेट का मतलब हो गया एनर्जी देना, स्ट्रेंथ देना, दोबारा से पुनर्जीवन दे देना, रिवाइटलाइज करना, रिफ्रेश करना, एनर्जाइज करना, रिन्यू करना। ये सिनोनिम है। एंटोनिम क्या? वीकन, एग्जॉस्ट, डिप्लीट। एग्जाम्पल सेंटेंस ए शॉर्ट नैप। नैप मतलब छोटी जो नींद है, नैप होता है छोटी नींद जो। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हेल्प टू री इनवोग्रेट हर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्क डे, मतलब कई बार आदमी का ऐसे भी होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होता है फुली थक जाना, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वर्ड यूज होता है उसके लिए। तो आप छोटी सी नैप ले लेते हैं तो आप रिजुवनेट हो जाते हैं, रीइनविगोरेट हो जाते हैं। तो कॉमन वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड है सुसरेशन, SU सरेशन, सुसरेशन। तो सुसरेशन का मतलब क्या हो गया? सुसरेशन एज ए नाउन यूज होगा, जो विस्परिंग और मर्मरिंग या रसलिंग साउंड, जैसे पत्तों की जो रसलिंग साउंड आती है ना, विस्पर करना, फुसफुसाना या मर्मरिंग करना। तो सिनोनिम क्या होंगे? विस्पर, मर्मर, रसलिंग, शाई। शाई मतलब जैसे कई बार सुना होगा ना कि भाई उसने तो ये आराम की सांस ली, एकदम से ऐसे ऐसे करके सांस लेते हैं, तो वो साई ऑफ ही बोलते हैं कि उसने आराम की सांस ली। एंटोनिम्स साइलेंस, क्वाइट, लाउडनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं इसको? द ओनली साउंड इन द क्वाइट फॉरेस्ट वाज द सुसरेशन ऑफ द विंड थ्रू द लीव्स। सुसरेशन मतलब सुरसर की आवाज जो है, सुसरेशन यूज होता है उसके लिए। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोनेंसी। तो कॉन्सोनेंट सबने सुना होगा, एज ए नाउन की तरह यूज होता है ये कॉन्सोनेंसी।
कॉन्सोनेंट वर्ड वावल और कॉन्सोनेंट सुने होंगे ना इंग्लिश में, बट वैसा नहीं है। कॉन्सोनेंसी इसका मतलब होता है जो नाउन की तरह यूज होता है, कोई भी एग्रीमेंट है, कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियन ऑफ एक्शंस, हार्मनी मतलब हार्मनी बनाना, एग्रीमेंट होना, कंपेटेबिलिटी होता उसके उचित एडजस्ट हो जाना। सिनोनिम हार्मनी, एग्रीमेंट, कंपेटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। एंटोनिम्स डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, इनकंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल सेंटेंस, there was a remarkable consonancy between the new policy and the company long term goal। तो रिमार्केबल मतलब जिसको भाई अच्छा खासा माना जाए, ऐसे कंसोनेंसी थी बिटवीन द न्यू पॉलिसी एंड कंपनी लॉन्ग टर्म गोल, जो है दोनों सिमिलर थे, उसमें कॉन्सोनेंसी थी। तो हमने जाने आज ओबम्ब्रेट, कॉन्सोनेंसी, साई, सुसरेशन, आइडेटिक और नैप, वर्ड भी और रीइनवोगरेट और एग्जॉस्ट, ये कॉमन वर्ड है, जनरली आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। रेकलेस, रेकलेस होता है अव्यवस्थित, रैकर्स, रैकर्स होता है, रैक होता है तबाह करना, तोड़ फोड़ कर देना, तो ये मतलब अव्यवस्थित जो रैकर्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे जो न्यूक्लियर अटैक है, जैसे अभी यूक्रेन के ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो इशू आया है उसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन या इन्वायरमेंटल रिस्क के लिए भी खतरनाक है। तो पहले इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी क्या है, न्यूक्लियर को लेके क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या नाजुक पॉइंट है। दूसरा ये जानेंगे कि इमर्जिंग थ्रेट्स क्या क्या है बियॉन्ड फिजिकल बॉम्बिंग के आगे मान लो एक बार बॉम्ब डाल दिया तो उसके बाद में क्या दिक्कत आ सकती है। तीसरा ये जानेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एंड इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है इसमें। तो ऐसे ही जो मेन आंसर राइटिंग बनता है कि भाई न्यूक्लियर के क्या आगे आने वाले कंसिक्वेंसेस हैं, ह्यूमैनिटेरियन इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, और मिलिट्री फोर्स जो है फेल्स एज ए स्ट्रेटजी कैसे हो रही है, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का, ये पूरे आर्टिकल में जानेंगे। तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब इन्होंने कहा कि डैमेजिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडर एन अनस्टेबल रेजिम पोजेस ग्रेट रिस्क, डैमेज कर देना न्यूक्लियर फैसिलिटी को जहां पे न्यूक्लियर वेपन रहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता है, उस फैसिलिटी को अंडर एन अनस्टेबल रेजिम, रेजिम होता प्रशासन, पोजिस रखता है ग्रेट रिस्क, ज्यादा जोखिम, बड़ी जोखिम। न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड, जो मतलब पहले न देखा गया हो, थ्रेट्स ऑफ लेट। तो अभी क्या है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो पहले कभी देखी नहीं गई थी वो ऐसे डर उनको फेस करने पड़ रहे हैं। सिंस इट्स कैप्चर, जब से बाई रशियन फोर्सेज इन 2022, तो रशियन फोर्सेज ने इसको कैप्चर किया था 2022 में, कहाँ, यूक्रेन के ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में। हैज फेस रिपीटेड सेलिंग, सेलिंग मतलब बॉम्ब डाले गए हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, स्ट्राइक्स। while Russia wished to be the sole nuclear armed successor to the सोवियत यूनियन। तो while जबकि रशिया क्या था, इसने चाहा था कि ये अकेला, सोल मतलब ओनली, अकेला न्यूक्लियर आर्म सक्सेसर रहे, जो कि सोवियत यूनियन का मतलब पार्ट था ये, तो उसमें अकेला इसके पास रहने चाहिए। इजराइल हैज व्यूड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एज एन एग्जिडेंशियल थ्रेट। ईरान, इजराइल ने क्या देखा भाई, ये अपना जो है ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, तो ये प्रोग्राम क्या है, उसके लिए थ्रेट है, डर है। एंड हैज अटैक इट्स वेपन्स साइट्स सिंस 2024 एंड इन 2025। यूएस लॉन्च अटैक टारगेटेड स्ट्राइक अगेंस्ट फोर्दो, जगह का नाम है नतांज, फोर्दो एंड नतांज विच एनरिच यूरेनियम। तो ईरान की जगह है जो फोर्दो और नतांज में। तो अभी ये 2022 वाला कि भाई ज़ैपोरोजिया पे अटैक हुआ था, और ये फोर्दो यूएसए ने भी कर दिया। एंड इस्फान ए फ्यूल साइकिल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मतलब फ्यूल रिसाइकलिंग वगैरह होती है, न्यूक्लियर फ्यूल रिसाइकलिंग। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड दे आर ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड होता है मिटाना, जैसे मैं मान लो ये लिख के मिटाता हूँ, ओब्लिटरेटेड मतलब भूल जाना भी होता है, या मिटाना भी, याददाश्त। तो उन्होंने कहा कि क्लेम दैट दे वर ओब्लिटरेटेड, बट उन्होंने कहा कि वे तबाह हो गए हैं, जैसे ये इसाफान है और ये है फारदो है, नतांज है। बट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है फाउंड दैट एनरिच यूरेनियम स्टॉकपाइल वाज लार्जली इंटैक्ट एट इस्फहान। तो इस्फहान पे है ये जगह पे अभी भी बचा हुआ, इंटैक्ट मतलब वहां पे लगा हुआ है। ऑन March 2 द IAEA हैड सेड, ये कह चुके थे 2 मार्च को, ये कह चुके थे, हैड सेड कह चुके थे दैट द बुशेर एंड तेहरान रिएक्टर्स हैड नॉट बीन हिट एंड डैमेज अंटिल देन। तो बुशेर जगह जो है तेहरान के रिएक्टर क्या है, हैड नॉट बीन, इनको अटैक नहीं किया गया है, डैमेज किए गए थे अंटिल देन, तब तक। ऑल्दो स्ट्राइक्स ऑन 3 मार्च सरफेस रिपोर्ट ऑफ द डैमेज टू द बुशेर एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द ईरान स्टेट मीडिया। तो बुशेर एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, वहां पे न्यूक्लियर साइट पे नहीं हुआ, या तेहरान पे भी नहीं हुआ। एंड अगेन इन नतांज या
नातांज जगह में जो हुआ अटैक, द ब्रॉडर पैटर्न अटैकिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज वरीसम। तो इन्होंने कहा कि जो अभी पैटर्न चला हुआ ना कि भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करना, वो चिंता वाली बात है। असाइड इसके साथ में फ्रॉम ओवर्ट अटेम्प्ट, जो ओवर्ट बिल्कुल क्लियर अटेम्प्ट दिख रहे हैं ना, प्रयास दिख रहे हैं, एटलीस्ट वन हैकिंग अटेम्प्ट हैज बीन ब्रीच द न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। वन हैकिंग, हैकिंग क्या होता है वैसे तो, किसी को हड़पना चीज़ों को, जैसे हैकिंग होती है ना, एथिकल हैकिंग सुना होगा, जैसे कंप्यूटर हैक हो जाता है तो ज़बरदस्ती करना, हैकिंग करना, जैसे द गेनिंग ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू द डाटा इन सिस्टम और कंप्यूटर, उसको हैकिंग बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो एटलीस्ट वन, जो एक हैकिंग अटैम्प्ट हैज़ ब्रीच, हैकिंग जो वहाँ का मान लो उसकी कंप्यूटर वगैरह को ब्रीच कर रहे हो, हैकिंग अटैम्प्ट हैज़ ब्रीच, उल्लंघन किया गया था नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, विच मैनेजेस द यूएस न्यूक्लियर स्टॉक फाइल, जो कि यूएस में भी अटैक हुआ, साइबर अटैक, जो कि यूएस के स्टॉक फाइल को मैनेज करता है। वाइल रैंसमवेयर, रैंसम मतलब फिरौती ले के किसी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, फिर फिरौती लेके उसको पासवर्ड देते हैं ऐसे। वाइल रैंसम ग्रुप्स हैव टारगेटेड ग्लोबल एनर्जी फर्म्स, ग्लोबल लेवल पे जो फर्म्स हैं, ब्राजील स्टेट न्यूक्लियर ऑपरेटर को भी अटैक किया। जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा में क्या है, कन्वेंशन हुआ था, मतलब वहां बैठ के इन्होंने डिसाइड किया था, प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम एंडेंजरिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी इफ दे रिलीज डेंजरस फोर्सेस, बट नीदर द यूएस नॉर इजराइल सीम्स माइंडफुल ऑफ द रिस्क। माइंडफुल होता है कि ध्यान में नहीं दिया इन्होंने रिस्क जो जोखिम है, और जिनेवा कन्वेंशन भी इनको मना करता है। ईरान हैज आल्सो एक्यूज द आईए फॉर स्पाइंग फॉर इजराइल, तो ईरान ने भी क्या है, एक्यूज किया था आईए को, स्पाइंग कर रहा है इजराइल के लिए। फिजिकली डिस्ट्रॉइंग ए फैसिलिटी ओनली रिमूव्स वन लेयर ऑफ रिस्क, अगर मान लो फिजिकल रूप से डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वन लेयर ऑफ रिस्क की हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द ह्यूमैनिटेरियन, मानवता में जो आएगा, एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आर ऑफन इनट्रैक्टेबल, उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि हम फिजिकली अटैक कर देंगे, बॉम्ब कर देंगे, पर जो उसका मानवता पे दिक्कत आएगी या एनवायरमेंटल पे, वो हम नहीं कर रहे हैं। ए डैमेज रिएक्टर कोर और स्पेंट फ्यूल पुल कुड रिलीज सीजियम 137। अब इन्होंने कहा कि डैमेज होगी ना रिएक्टर को, कोर वहां पे मेन जगह है, स्पेंट फ्यूल जो कुड फ्यूचर में हो सकता है, रिलीज कर सकता है सीजियम 137। ये ए लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप, आइसोटोप है ये, जैसे यूरेनियम 92 होता है, तो उसका आइसोटोप क्या है, सीजियम 137, लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप, जो लंबे टाइम तक रहता है। कोजेज एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन से सिकनेस आएगी, एंड कंटामिनेट कर सकता है लैंड को फॉर डिकेड्स, बहुत सारे दशकों के लिए। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कैन बी कैरीड बाय द विंड्स, विंड कैरी कर सकती है, इफेक्ट बुरा प्रभाव डाल सकती है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे। डैमेजिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी ओवरसीन बाय एन अनस्टेबल रेजिम आल्सो रिस्क लॉस ऑफ कस्टडी ऑफ एनरिच यूरेनियम। डैमेज करना न्यूक्लियर फैसिलिटी को, ओवरसीन निगरानी रखना, बाय अनस्टेबल रेजिम जो उथल पुथल प्रशासन है, आल्सो रिस्क लॉस ऑफ कस्टडी एनरिच यूरेनियम, तो कस्टडी भी गड़बड़ हो जाएगी, जो उसकी सुरक्षित है वो भी एनरिच यूरेनियम की खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उसको भी अच्छा न्यूक्लियर फैसिलिटी ओवरसीन नजर देखा कर लिया। सच स्ट्राइक डू नॉट, तो इन्होंने कहा कि डैमेज कर देंगे न्यूक्लियर फैसिलिटी को, और अनदेखा कर देगी वो अनस्टेबल रेजिम को भी, और रिस्क कर सकती है एनरिच यूरेनियम को। सच स्ट्राइक्स डू नॉट अचीव ए स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन नहीं होगा इनका कोई रणनीति हिसाब से, कोई इनफैक्ट एक्सेलरेट बढ़ा सकती है ईरान के रिजोल्व को, ईरान का जो पक्का दृढ़ संकल्प है उसको भी बढ़ा सकती है। मार्क बाई इट शिफ्ट टू असेट्स टू डीपर, तो इन्होंने कहा कि जो अपने इसके असेट्स है ना, जो ईंधन है उसको कहीं और छिपा देगा। मोर क्लैंडस्टाइन फैसिलिटी, क्लैंडस्टाइन मतलब छिपा के फैसिलिटी बनाई जाएंगी। मिलिट्री फोर्स आल्सो डिस्ट्रॉयड द डिप्लोमेटिक एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी, मिलिट्री फोर्सेज ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक के हिसाब से एक दूसरे के वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क ढांचा बनाया था ना लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए। लिविंग नेगोशिएशन एज द सेफेस्ट वे टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन, अब क्या है, नेगोशिएशन आपस में बातचीत ही होंगी, सेफेस्ट वे है रिस्टोर करना स्टेबिलिटी इन रीजन। ईरान इज ऑलरेडी फेसिंग 60% इन्फ्लेशन, ईरान में महंगाई आ गई है। एंड यूएस कैन ट्रेड सैंक्शन रिलीफ फॉर द आईए मॉनिटरिंग, तो यूएस क्या कर सकता है, ट्रेड पे, व्यापार पे सैंक्शन लगा सकता है, राहत दे सकता है फॉर आईए मॉनिटरिंग, ताकि आईए मॉनिटर कर सके। ईरान आज हेल्सो फाइनलाइज लॉन्ग टर्म डील, ईरान ने क्या है लॉन्ग टर्म डील फाइनल कर लिया, डील विद रशिया एंड चाइना, रशिया चाइना के साथ। इन टर्न उसके बदले में सिक्योरिंग एयर डिफेंसेस, एयर डिफेंसेस के लिए नेविगेशन सिस्टम टू नेगेट होता है नकारना वेस्टर्न एडवांटेजेस। तो इन्होंने कहा कि जो है ईरान ने फाइनलाइज कर लिया लॉन्ग टर्म डील, जो बिजनेस डील है कुछ भी लगा लो, रशिया के साथ चाइना के साथ। इंटर्न बदले में सिक्योर करेंगे, एयर डिफेंस देंगे उनको, नेविगेशन सिस्टम टू नेगेट, नेविगेशन सिस्टम भी देंगे जो कि नकारेगा वेस्टर्न के जो एडवांटेजेस हैं, ब्रिंगिंग तेहरान बैक टू द टेबल।
और ये टेबल पे क्या है, नेगोशिएशन टेबल पे इनका भी पलड़ा भारी हो जाएगा। कुड आल्सो रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन दी बर्जुअनिंग, जो बढ़ रही है ना पार्टनरशिप बढ़ रही है। कन्वर्सली इसके अपोजिट में मिलिट्री एक्शन रिस्क, मिलिट्री एक्शन क्या है, रिस्क जोखिम में डालते हैं। रिफ्यूजी एक्सोडस, एक्सोडस क्या था, जो रिफ्यूजीज होते हैं वहाँ पे शरण लेते हैं, वहाँ से निकल गए। एक्सोडस बहिर्गमन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 93 मिलियन। एसिमेट्रिक रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस गल्फ बेसिस, रिटेलिएशन था प्रतिशोध लेना। तो इन्होंने कहा कि भाई मिलिट्री एक्शन क्या है, रिफ्यूजी एक्सोडस हो सकता है, आदमी वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फ्रॉम ए पॉपुलेशन 93 मिलियन आदमी है, एसिमेट्रिक रिटेलिएशन या फिर उसके सिमिलर ही ये ज़्यादा फोर्स का यूज करे अगेंस्ट यूएस गल्फ बेसिस एंड इनएलिएनेबल, जो अलग थलग कर देता है। थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, जो कि जिसको हटाया नहीं जा सकता, एलिएनेबल नहीं किया जा सकता, ऐसे थ्रेट है न्यूक्लियर डिजास्टर आने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और मेंस के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल का मैं जिस्ट भी बता दूंगा कि क्या क्या किया है हमने। तो पहले भी मैंने बताया कि भाई जैसे इसमें पहले में क्या है, ग्लोबल कंटेक्स्ट दिया गया वल्नरेबिलिटी का, कैसे दिया गया। और ये आर्टिकल जो है 5 मार्च के जो न्यूज़पेपर का चेन्नई एडिशन का है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही थी, बट आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस को हमें देखना है। तो पूरे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, पूरे आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि ग्लोबल लेवल पे कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि यूक्रेन ने जो है, जो यूक्रेन में जेप्रोजिया है, इस पे क्या है, फैसिलिटी पे बार बार रशिया का अटैक हुआ 2022 में। दूसरी बात क्या कही, ईरान का जो है 2024-25 में भाई जैसे फोर्दो है, नतांज है, या इस्फान जंग है, जो है यूएस ने अटैक करने की कोशिश की, इजराइल ने अटैक करने की कोशिश की है। आईईए का क्या रोल है, आईईए का ये रोल है कि भाई उन्होंने डिस्क्रिपेंसी देखी कि जो पॉलिटिकल लेवल पे क्लेम दिखे हैं और यूएस रियलिटी क्या है, कि वो एनरिच नहीं कर रहा था। तो इसने मतलब इन्होंने कहा भी है यूएस ने कि हमने तो तबाह कर दिए इसके नतांज वगैरह, या फोर्दो की जगह है, या इसाफान की जगह है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इंटैक्ट है उनके पास, तो स्टॉकपाइल बचा है वहाँ पे। अब इमर्जिंग थ्रेट क्या क्या है, आने वाले डर क्या है, इमर्जिंग थ्रेट इसमें क्या बताया गया, बियॉन्ड फिजिकल बॉम्बिंग। तो साइबर वारफेयर चला हुआ है, साइबर वारफेयर जैसे यूएसए में न्यूक्लियर जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे अटैक हुआ था, या ब्राजील में भी रैंसमवेयर वहाँ पे भी अटैक हुआ है। अब लीगल डिस्कार्ड क्या है, जो इन्होंने जेनेवा कन्वेंशन की बात की है कि ये फैसिलिटी जो है डेंजरस फोर्सेस मोर पावर करंटली इग्नोरिंग द रिस्क, ये कर रहे हैं कि अब डेंजरस फोर्स आ रही है तो ये इग्नोर कर रहे हैं रिस्क को। ह्यूमैनिटेरियन एंड इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है, सीजियम 137 रिलीज हो सकता है। ग्लोबल इम्पैक्ट पे क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो है अक्रॉस द कंट्री लेके जा सकते हैं विंड से। और कस्टडी भी खत्म हो रही है कि अनस्टेबल रेजिम है, मान लो प्रशासन ढीला डाला है, इंक्रीज कर सकता है, यूर बिंग लॉस्ट और स्टोलन या डाइवर्टेड हो सकता है वहां से, कि उसके कमांडर इतने मजबूत नहीं है। तो मिलिट्री फोर्स फेल्स स्ट्रेटजी कैसे हुई, अब मान लो जिससे ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसका रिजोल्व तो बढ़ता चला जाएगा, वो इनरिच करेगा और उसमें सीक्रेट फैसिलिटी क्लैंडस्टीन मैनर में काम करेगा, या डिप्लोमेसी जो आईईए के इंस्पेक्टर वगैरह को अलाउ नहीं करेगा। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकती है कि भाई ये रशिया और चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा ये, और यूएसए को ऐसे ही कर देगा। अब ये क्या है कि ईरान जो यहाँ पे 60% महंगाई आ रही है, कि भाई सॉल्यूशन क्या है, तो यूएस क्या है इसके साथ नेगोशिएशन कर सकता है कि भाई आप आईईए की मॉनिटरिंग करने दो, हम आपके ट्रेड सैंक्शन नहीं लगाएंगे। अब रीजनल स्टेबिलिटी क्या है, अब ईरान में जो डिपेंडेंस है रशिया पे, चाइना पे, रिफ्यूज जो एक्सोडस चला हुआ है ना, इट्स 93 मिलियन आदमी है जो इसके, तो उसको थोड़ी सी जगह दे सकता है रिफ्यूजी को, इसलिए ये बात है। अब जो इनेबल थ्रेट है, जिस थ्रेट को अलग नहीं किया सकता, न्यूक्लियर डिजास्टर को, मिलिट्री एक्शन एक गैम्बल बन गया, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, इसको लूज नहीं कर सकते। तो इस पूरे आर्टिकल का मैंने जिस्ट बता दिया, ऐसे ही एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।